भारत के एक बड़े से राज्य में बिलासपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। बिलासपुर गांव वैसे तो खुशहाल था, पर इस गांव में एक विनोद नाम का किसान था जो बहुत दुखी था। हे भगवान, तुमने मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी? इससे अच्छा तो मुझे मौत ही दे देते। ये रोज रोज घुट घुट के मरने से मैं तंग आ गया हूँ। मुझे एक ही बार मार दो भगवान, कम से कम मैं अपनी इस जिंदगी से आजाद तो हो जाऊंगा। विनोद अपनी गरीबी से परेशान नहीं था, बल्कि वो अपनी जालिम पत्नी से परेशान था। ऐ जी, सुनते हो? जरा यहाँ आओ। अब क्या नई आफत आन पड़ी? क्यों चिल्ला रही हो इतना? तुम यहाँ आ रहे हो या मैं वहाँ आऊँ? नहीं नहीं, रुको तुम, मैं वहाँ आता हूँ। क्या हुआ? तुम तो शांति से पूजा तक नहीं करने देती हो। बोलो क्या बात है? ऐ जी, एक बात बताओ, तुम किसकी पूजा कर रहे थे? दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? मैं श्री राम और माता सीता की पूजा कर रहा था। वही तो दिखाई देता है, पर तुम प्रभु राम और सीता माता के सच्चे भक्त नहीं हो। तुम में कोई भी गुण प्रभु श्री राम जैसे नहीं है। उन्होंने अपनी पत्नी को रानी बनाकर रखा था और तुम मुझे नौकरानी बनाकर रखते हो। सीता मैया रानी जरूर थी, पर उन्होंने श्री राम के साथ 14 वर्षों का लंबा वनवास काटा था, वो भी बिना कुछ बोले। मैं भी तो तुम्हारे साथ वनवास ही काट रही हूँ। जब से शादी हुई है कोई सुख नहीं मिला। हाय रे मेरा नसीब, कैसा पति मिल गया। मेरे साथ भी यही हुआ। सोचा था सीता जैसी पत्नी आएगी घर, और आ गई सूर्पणखा जैसी। क्या मैं सूर्पणखा हूँ? तुम मुझे ऐसा समझते हो? ठीक है, तो आज से मैं तुम्हारे साथ राक्षसों वाला ही बर्ताव करूंगी। अरे वाह, बोल तो ऐसे रही हो जैसे अब तक मुझे महाराज का दर्जा दिया था। विनोद को ये पता नहीं था कि आज जोश जोश में चंपा को इतना कुछ बोलकर उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। बहस करके वो खेती करने चला गया। वो दिन भर कड़कती धूप में मेहनत करता रहा और शाम होते ही घर की ओर निकल पड़ा। पर उसे क्या पता था कि आज घर पहुंचकर उसका क्या हाल होने वाला है। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि चंपा गुस्से में घर के एक कोने में बैठी थी। चंपा, अरे ओ चंपा, इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, बहरी हो गई हो क्या? तुम ऐसा ही समझ लो। लगता है अब तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ। खैर छोड़ो, आज खेतों में बहुत काम किया है, भूख लगी है, जल्दी खाना लगा दो। आज खाना नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाया। क्या मतलब नहीं बनाया? कहना क्या चाहती हो? नहीं बनाया मतलब नहीं बनाया। वैसे भी मैं सूर्पणखा हूँ ना। सूर्पणखा एक राक्षसनी थी, और कौन सी राक्षसनी खाना बनाती है? तुम्हें भूख लगी है तो खुद खाना बना लो और खा लो। हे भगवान, दिन भर खेतों में काम भी करूं और घर आकर खाना भी मैं ही बनाऊं। हे भगवान, अब यही दिन देखने के लिए बचे थे। लगता है आज यह बहुत गुस्से में है। एक काम करता हूं, खाना बना ही लेता हूं। क्या पता मेरे हाथ का खाना खाकर इसका गुस्सा गायब हो जाए। इतना थका होने के बावजूद भी विनोद रसोई में खाना पकाने लगा। विनोद थोड़ा भोला था और इसी बात का फायदा चंपा उठाया करती थी और अपनी सारी बातें विनोद से मनवा लेती थी। विनोद ने खाना पकाया और अपनी पत्नी को भी खिलाया, पर चंपा का गुस्सा टस से मस नहीं हुआ। वो पहले की तरह गुस्से में ही खाना खाने लगी। अगले दिन भी चंपा गुस्से में ही थी। विनोद बिना उससे बात किए खेत पर चला गया और रोज की तरह कड़ी मेहनत करने लगा। शाम को जब वो घर पहुंचा तो घर वैसे का वैसा ही था। चंपा ने कुछ भी नहीं किया था। अरे ये क्या चंपा, आज भी तुमने घर साफ नहीं किया? राक्षसों को गंदगी पसंद है। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो खुद ही साफ कर लो ना। अरे ये सब छोड़ो, चलो कम से कम मुझे खाना तो दे दो। नहीं दूंगी। तुम्हें खाना है तो खुद बनाओ और खाओ। विनोद समझ गया था कि आज भी उसे ही खाना बनाना होगा। वो चुपचाप रसोई में गया और उसने खाना बना लिया। ये सिलसिला 3-4 दिनों तक चलता रहा और चंपा घर का कोई भी काम नहीं कर रही थी। ऊपर से खाना भी विनोद को ही पकाना पड़ रहा था और अब विनोद का सब्र भी खत्म हो गया था। आज जब विनोद खेतों से घर लौटा तो वो चंपा पर बरस पड़ा। कैसी औरत हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे रहते मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ रहा है। क्या इसीलिए तुम्हें दुल्हन बनाकर लाया था? मैं औरत कहाँ हूँ, मैं तो राक्षसी हूँ और राक्षसनी तो ऐसी ही होती है। मैंने तुम्हें एक बात क्या बोल दी? तुम तो वहीं लेकर बैठ गई हो। हाँ तो बैठूंगी ही। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं करती ना? अब सारा काम तुम करो और मैं आराम करूंगी। वो तो तुम पहले से ही चाहती थी, एक नंबर की कामचोर जो हो। हाँ हूँ तो क्या। और सुनो, मेरे मायके में मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था। रानी जैसे रहती थी मैं वहाँ, समझे? जब मायके में तुम रानी थी तो क्यों की मुझ गरीब से शादी? मेरी मती मारी गई थी इसलिए तुमसे शादी की, अब पछता रही हूँ।
विनोद चंपा की ऐसी बातें सुनकर गुस्से से घर से बाहर आ गया। अगर रोज रोज मैं ऐसे ही खाना बनाता रहूंगा तो ये मेरे भोलेपन का और फायदा उठाती रहेगी। यही बातें सोचते सोचते विनोद सीधे अपने काका के घर गया। अरे आओ विनोद बेटा, कैसे आना हुआ? काकी खाना है क्या? बहुत भूख लगी है। अरे है ना, आ बैठ, मैं तेरे लिए अभी फटाफट खाना लगाती हूँ। विनोद की काकी ने विनोद को खाना दिया। विनोद ने भर पेट खाना खाया। क्या बात है विनोद, तू तो ऐसे खा रहा है जैसे कि कई दिनों से ढंग से खाना ना मिला हो। अब आपसे क्या छुपाऊं काकी, चंपा पे फिर से भूत सवार हो गया है। विनोद अपनी कहानी बता ही रहा था, तभी विनोद का चचेरा भाई चंदन घर आता है। कुछ दिन पहले मैंने उसे गुस्से में सुर्पणखा क्या बोल दिया, वो वहीं बात लेकर बैठ गई है कि वो राक्षसनी है और घर का कोई काम नहीं कर रही है। खाना तक मैं बना रहा हूँ। हे भगवान, ये लड़की भी ना और कितना परेशान करेगी तुझे। और आप तो जानती ही हो काकी, मैं कितना अच्छा खाना बनाता हूँ। कभी मसाला ज्यादा तो कभी नमक। कई दिनों से अच्छा खाना नहीं मिला। तो तू उससे माफी मांग ले बेटा, इसी में तेरी भलाई है। ये क्या बात हुई? हर बार विनोद ही क्यों माफी मांगे? विनोद इतना भोला है, इसी बात का फायदा उठाती है वो चुड़ैल। सही कहा चंदन। काकी, इस बार मैंने ठान लिया है, चाहे वो अपने मायके ही क्यों न चली जाए, मैं माफी नहीं मांगूंगा। काकी, अगर चंपा को ऐसा लगता है कि वो मेरे बगैर भी सुखी जिंदगी बिता सकती है तो मैं तो चाहूंगा कि वो अपने मायके ही चले जाए। भैया, आपका ये हाल देखकर मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अब तक शादी नहीं की। चुप कर, एक तो वो दुखी है, ऊपर से तू उसका मजाक उड़ा रहा है। अच्छा भैया, मेरे पास एक रास्ता है जिससे भाभी को आपकी अहमियत समझ में आ जाएगी और फिर वो कभी आपसे बात बात पर नहीं लड़ेगी। कैसा रास्ता है, जल्दी बता मेरे भाई। चंदन ने तुरंत विनोद को अपना आइडिया बताया। चंदन, तुझे क्या लगता है तेरा ये आइडिया काम करेगा? आप मेरी बात मानो भैया, 100% मेरा ये आइडिया काम करेगा। चल ठीक है चंदन, तो तेरे इस आइडिया पर काम करते हैं। उस दिन विनोद घर नहीं लौटा और वो काका के घर के अंदर वाले कमरे में ही सो गया। काफी रात हो गई थी और यहाँ चंपा को विनोद की फिक्र होने लगी थी। अब तक कैसे नहीं आए? इतनी रात तक तो वो बाहर नहीं रहते, शायद खेत में ही सो गए होंगे। लगता है सुबह आएंगे। विनोद का इंतजार करते करते चंपा सो गई और सवेरे मुर्गे की बांग सुनकर उठी। अभी तक घर नहीं आए, चलो मैं ही खेत जाकर देखती हूँ कि वो कहाँ रह गए। चंपा खेत की तरफ निकल पड़ी, परंतु जब वो खेत पर पहुंची तो विनोद उसे वहाँ भी नहीं मिला। चंपा परेशान हो जाती है और आसपास काम कर रहे गांव वालों से पूछने लगती है, परंतु किसी से भी उसे विनोद की खबर नहीं मिली। पता नहीं कहाँ चले गए ये, अब मुझे चिंता होने लगी है। तभी खेत के पास उसे गांव के मुखिया मिलते हैं। मुखिया चाचा, क्या आपने मेरे इनको देखा है? नहीं चंपा बेटा, मैंने तो उसे 2-3 दिनों से नहीं देखा है। अच्छा ठीक है चाचा, मुझे लगता है कि वो काकी के यहाँ गए होंगे। चंपा तुरंत काका काकी के घर गई। काकी, वो यहाँ आए थे क्या आपके यहाँ? नहीं बेटा, क्यों, क्या हुआ है? काकी, कल से वो घर नहीं आए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। भाभी, कल मैंने भैया को नदी के पास देखा था, शायद अब तक वहीं हो। क्या कहा? नदी के पास? मैं अभी जाकर देखती हूँ। चंपा वहाँ पहुँची तो विनोद वहीं था और वो नदी में कूदने ही वाला था। अरे रुको, ऐसा मत कीजिए, रुक जाओ। अरे रुक जाओ जी, ऐसा मत कीजिए, आपको मेरी कसम। बोलो, क्या हुआ? क्यों आई हो तुम यहाँ? चैन से कोई तो काम करने दो मुझे। मुझे पता है, आप मेरी हरकतों से परेशान होकर नदी में कूदने जा रहे थे। बेवकूफ चंपा नहीं जानती थी कि विनोद नदी के पास रहने वाले बाबा से मिलने आया था, जो उसको चंपा की रोज रोज की झगड़ा करने वाले आदत से बचा सके। पर विनोद ने सोचा कि क्यों ना इस अवसर का फायदा उठाया जाए। तो मैं क्या करूं? परेशान हो गया हूं इन रोज रोज के झगड़ों से। मुझे कुछ नहीं समझा तो मैं यहाँ चला आया। चंपा को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो वो तुरंत विनोद से माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको आज से कभी परेशान नहीं करूंगी और आज से घर के सारे काम भी मैं ही करूंगी। विनोद ने मौके का फायदा उठाया और अपने मन की ओर भी इच्छाएं चंपा को बोल दी। वो सब तो ठीक है, पर मुझे जो तुम्हारी सबसे ज्यादा चुभने वाली आदत है, वो तुम्हारी हर बात पर अपने मायके वाली बातें बीच बीच में लाने वाली आदत। बस मैं चाहता हूँ कि आज के बाद तुम ये अपने मायके वाली बातें बंद कर दोगी। चंपा के पास विनोद की बातें मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हाँ जी, पक्का आज के बाद मैं आपको अपने मायके वाली बातें सुनाकर ताने नहीं मारूंगी। बस आप मेरे साथ चलो। ठीक है, चलो, माफ करता हूँ तुम्हें, और कर भी क्या सकता हूँ, प्यार जो करता हूँ तुमसे। फिर क्या था,
चंपा और विनोद हंसी खुशी घर आ गए। चंपा पूरी तरह से बदल गई थी। वो घर के सारे काम करने लगी थी और विनोद के घर आने से पहले ही खाना बनाकर रखती थी। क्या बात है चंपा, तुम तो पूरी तरह से बदल गई हो। आजकल तुम घर को बहुत साफ रख रही हो और तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद भी बहुत अच्छा हो गया है। बस जी, और तारीफ मत कीजिए मेरी। आप खाना खाइए, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। चंपा और विनोद अब बहुत खुश थे। चंपा में इतना बदलाव आ गया था कि वो अब विनोद को खाना देने उसके खेतों पर जाने लगी थी। ए जी, सुनते हो? हाथ पैर धोकर आकर खाना खा लूं? हाँ रुको चंपा, बस आ रहा हूँ। विनोद पेड़ों के नीचे बैठकर चंपा के साथ खाना खाने लगा। तभी वहाँ से विनोद का चचेरा भाई गुजर रहा था। उसने विनोद और चंपा को इतना खुश देखकर मन ही मन में सोचा, चलो अच्छा है, लगता है नदी वाले बाबा के पास जाने का विनोद भैया को फायदा तो हुआ है। चंदन ने सोचा, चलो अब भैया दिख गए हैं तो भैया से बाबा के जादू के बारे में पूछ लेता हूँ। कुछ समय बाद विनोद का खाना खाकर हो गया और वो अपने खेत में काम करने लगा। तभी चंदन ने उसे आवाज लगाई, भैया, ओ विनोद भैया, जरा यहाँ तो आओ, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ चंदन मेरे भाई, बस वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। विनोद बहुत खुशी खुशी चंदन के पास जाता है ताकि उसको अपनी सारी कहानी बता सके। क्या बात है भैया, बहुत खुश नजर आ रहे हो। और ये मैंने क्या देखा, भाभी आपको खेतों पर खाना देने आई थी। इतना बदलाव भाभी में कैसे आ गया? लगता है नदी वाले बाबा के पास जाने से बहुत फायदा हुआ है। मुझे भी बताओ, ऐसा क्या जादू किया है बाबा ने? अरे चंदन, एक बात बोलूंगा तो तू मानेगा ही नहीं। ऐसा क्या हुआ भैया जो मैं नहीं मानूंगा? चंदन, सच्ची सच्ची बोलूं तो मैं नदी वाले बाबा से मिल ही नहीं पाया। क्या आप नदी वाले बाबा से नहीं मिले? तो ये जादू कैसे हो गया? भाभी इतनी कैसे बदल गई? चंदन, जब मैं नदी से जुड़े झरने वाले पहाड़ पर बाबा का इंतजार कर रहा था, तभी अचानक से वहां चंपा आ गई और मुझे झरने के किनारे देखकर चंपा को लगा कि मैं उससे परेशान होकर झरने में कूदने जा रहा हूं। फिर क्या था, मैंने मौके पर चौका मार दिया और उसे अपनी सारी गलतियां गिनवा ली। क्या बात है भैया, वाह क्या किस्मत बदली है आपकी। करने क्या गए थे और हो क्या गया? चल छोड़ना चंदन, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, बस मेरी चंपा सुधर गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ भैया, ये बात भी सही कहा आपने। जो भी हुआ अच्छा हुआ। चलो चलता हूं भैया, मिलते हैं बाद में। हाँ भाई ठीक है, और काकी को भी चंपा की सुधरने वाली बात बता देना, पर पूरी कहानी मत बता देना। इसी तरह कुछ दिन हंसी खुशी से बीत गए। चंपा और विनोद के बीच में बिल्कुल झगड़े नहीं हो रहे थे, परंतु चंपा ने फिर धीरे धीरे विनोद को बात बात पर ताने मारना शुरू कर दिया था। एक रात जब विनोद खेत से लेट आया तो चंपा ने बड़े तीखे आवाज में विनोद से कहा, आ गए आप? कहाँ से घूम के आ रहे हो? और इतनी देर कैसे हो गई आज तुमको? कुछ नहीं चंपा, बस आज खेत में थोड़ा ज्यादा काम था, इसलिए थोड़ा ज्यादा समय हो गया आने में। बहुत अच्छा तरीका है झूठ बोलने का। विनोद थका हुआ था, इसलिए वो चंपा की बातों पर ध्यान नहीं दे पाया। चंपा और विनोद ने उस रात खाना खाया और दोनों सो गए। धीरे धीरे फिर से चंपा के बात करने के तरीके में बदलाव आने लगा था और उसने अपना पुराना स्वरूप दिखाना शुरू कर दिया था। सुबह सुबह जब विनोद खेत की तरफ जा रहा था, तभी वो चंपा से कहता है, चंपा, ओ चंपा, मैं जा रहा हूँ खेत पर काम करने, अपना ध्यान रखना। तभी बगल वाले कमरे से चंपा कहती है, हाँ जाओ, तुमको क्या, खेतों पर काम करने के बहाने से रोज कहीं न कहीं घूमने निकल जाते हो। विनोद को कुछ समझ नहीं आया कि चंपा क्या कह रही है। विनोद चुपचाप अपने खेतों पर चला गया। विनोद ने दिन भर मेहनत की, परंतु वो चंपा की बातों को भूल नहीं पा रहा था। मुझे चंपा की बातें कुछ समझ नहीं आई, आखिर वो कहना क्या चाहती थी। चलो कोई नहीं, आज चंपा के लिए कुछ अच्छा सा ले जाऊंगा ताकि उसके सारे गीले शिकवे दूर हो जाए। उस शाम विनोद चंपा के लिए तोहफा लेकर जाता है, परंतु जब वो घर पहुंचता है तो देखता है चंपा सो गई है। विनोद उसे आवाज लगाकर कहता है, चंपा, ओ मेरी चंपा रानी, सो गई क्या? देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। चंपा ने विनोद की कोई बात नहीं सुनी और सोई की सोई रही। विनोद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक चंपा को क्या हो गया है। विनोद ने सोचा शायद चंपा की तबीयत खराब होगी, तो वो रसोई में खाना बनाने चला गया। परंतु जब वो रसोई घर में जाता है तो देखता है चंपा ने पहले से ही विनोद के लिए खाना निकाल के रख दिया था। क्या हो गया है चंपा को? किसकी नजर लग गई मेरी चंपा को?
ये ऐसा बर्ताव क्यों करने लगी हैं? विनोद को दाल में कुछ काला लगा क्योंकि चंपा के बर्ताव में अचानक ही बदलाव आया था। विनोद मन ही मन सोचता है, चलो फिलहाल चंपा को सोने देता हूँ, सुबह खेत पर जाने से पहले चंपा से इस बारे में बात करूंगा। फिर विनोद अकेले ही खाना खाता है और अपने कमरे में जाकर जमीन पर ही सो जाता है। फिर अगली सुबह विनोद खेत पर जाने से पहले चंपा को आवाज लगाता है। चंपा, अरे ओ चंपा, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ तो कुछ बात करनी है तुमसे। विनोद के इतना आवाज लगाने के बाद भी चंपा का कोई जवाब नहीं आता है। फिर विनोद सोचता है कि शायद चंपा रसोई घर में होगी और उसे ढूंढने वो रसोई घर में जाता है। रसोई घर में जब विनोद पहुंचा तो उसने देखा कि चंपा ने पहले ही विनोद के लिए खाने का डब्बा बांधकर टेबल पर रख दिया था। विनोद खाने का डिब्बा लेता है और खेत पर चला जाता है। विनोद चंपा के बदले हुए बर्ताव के बारे में सोच सोच कर काम कर रहा था। तभी वहाँ से चंदन गुजरता है और विनोद को परेशान देख उसे आवाज लगाता है। ओ विनोद भैया, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है? कुछ नहीं चंदन, बस पता नहीं चंपा को अचानक क्या हो गया है। कुछ दिनों से उसका बर्ताव बिल्कुल बदल सा गया है। क्यों भैया, ऐसा क्या किया तुमने? हाल फिलहाल में कुछ हुआ था क्या? ऐसा कुछ खास तो नहीं, बस बीच में खेत के काम के चक्कर में थोड़ा लेट जा रहा था, तब से उसका बर्ताव बदल सा गया है। बस इतनी सी बात। एक काम करो भैया, आज तुम घर जल्दी चले जाओ। देखना तुमको जल्दी घर आया देखकर चंपा भाभी का मूड सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आज वही करता हूँ, जल्दी चला जाता हूँ घर। फिर क्या था, विनोद ने फटाफट से अपना काम पूरा किया और आज जल्दी घर चला गया। घर पहुंचकर विनोद चंपा को आवाज लगाता है। चंपा, ओ चंपा, कहाँ हो? विनोद के इतना आवाज देने के बाद भी चंपा का कोई जवाब नहीं आया। चंपा को ढूंढते ढूंढते विनोद रसोई घर में जाता है। जब विनोद रसोई घर के पास पहुंचता है तो उसे रसोई घर से चंपा और बगल वाली मीना भाभी की आवाज आती है। विनोद वहीं रसोई घर के दरवाजे के पास कान लगाकर खड़ा हो जाता है और दोनों की बातें सुनता है। चंपा भाभी, आप अपने पति पर ध्यान दिया करो। ये पतियों का कोई भरोसा नहीं होता है। काम के नाम पर रात को देर से आते हैं और काम का बहाना बताकर बात काट देते हैं। हाँ भाभी, मेरे वाले भी आजकल घर बहुत लेट से आने लगे हैं, इसलिए मैं भी उनसे सही से बात नहीं कर रही हूँ ताकि उनको अपनी गलती का एहसास हो जाए। सही किया भाभी तुमने। तुमको अपने पति को अपने काबू में रखना है तो तुमको उनसे थोड़ी टेढ़ी बनकर रहना होगा, तभी वो तुम्हारी हर बात मानेंगे। रसोई घर के दरवाजे पर खड़े विनोद को चंपा के बदले हुए बर्ताव का कारण पता चल जाता है। चंपा और मीना दोनों की बात को काटते हुए विनोद अंदर आ जाता है। वाह भाभी वाह, खुद का घर तो संभाल नहीं पाती हो और दूसरों के अच्छे खासे घर में आग लगाने का काम कर रही हो। विनोद को देखते ही मीना वहाँ से चली जाती है। क्या बात है चंपा? मीना भाभी की कुछ बातें सुनकर तुम मुझ पर शक करने लगी? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा परेशान थी, इसलिए ऐसे बर्ताव कर रही थी। देखो चंपा, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि कभी कभी किसी के चढ़ाने से हमारा मन बहक जाता है, पर मैं तुम्हें पूरा दिलासा देता हूँ, तुम्हें जब भी कोई तकलीफ हो तो मुझसे बात कर लिया करो। और आज से मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी देर से नहीं आऊंगा, पक्का। विनोद चंपा को अपनी बातों से दिलासा दिला देता है और चंपा भी मीना भाभी की सारी बातें भूल जाती है और हंसी खुशी विनोद के साथ खाना खाती है।